हो गया। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्राम में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी? कोई एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो या नहीं। वैसे मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। जुड़ जाएंगे सभी कोई और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, बुला लो, क्योंकि आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी सुविधा होगा, लाभदायक साबित होगा। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी कोई? चलो जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे जुड़ गए। तो आप लोग एक बार अभी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है कर भला तो हो भला। आपकी एक क्लिक से, एक शेयर से कोई आपका साथी को हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे? 2 नंबर के जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। आपको पता है आपके परीक्षा में 2 नंबर वाले क्वेश्चन 20 रहते हैं, लेकिन उसमें से 50% कोई 10 सवाल आपको सॉल्व करना होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 20 नंबर की तैयारी का टारगेट है, जिसमें से हम लोग बराबर ऐसे सेशन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे भी चीज़ों को और बहुत कम समय में चीज़ों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का। सबसे पहला सवाल है कि जिंक ऑक्साइड की चालकता बढ़ती है कब? जब आप इसको गर्म करते हैं तब। और आपको पता है चालकता को लेकर के जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना, आयन का होना, ये सारी चीज़ें होती है। जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये टूट जाता है, विघटित हो जाता है, आयन बनाता है Zn+2 और प्लस में हाफ O2 कह लीजिए, और इस पे माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है साथियों। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी उपस्थिति के वजह से ये क्या होता है, जाकर के अंतराकाशी जो स्थान होता है, इंटरेस्टियल साइट्स, उसमें जाके फंस जाता है और इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मूवमेंट के कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, पहले से बढ़ जाती है। ठीक है, ओपन बोर्ड का क्लास कराइए। तो ये वही है बी बोस का जो आप बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का ओपन स्कूल एग्ज़ाम वाला, उसमें भी ये आपका काम आएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप डिटेल पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी मेहनत से निकाला गया है। इसके बाद कह रहे हैं समन्वयन संख्या, इतनी सारी चीज़ों में बताना है आपको। समन्वयन संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उप सह संयोजन संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पैकिंग हो, किसी भी तरह का चीज हो, भाई मान लो आप अपने दीदी के पास जाते हो, फुआ जी के पास जाते हो, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, बीच का एक मिठाई, अगल बगल जितने मिठाई से सटा हुआ होगा, अगर हम बीच में खड़े हैं और हमारे आसपास में 6 लोग मुझसे सटे हुए हैं, तो अगर मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। हमारे आसपास 10 लोग हैं लेकिन सटे हुए अगर 5 है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो किसी भी तरह की पैकिंग हो, जैसे मान लो ये एक गोला है और इसके आसपास में ऐसे 3, 4, 5 और 6, ये 6 सटे हुए हैं, तो संपर्कीय गोले की संख्या को समन्वय संख्या अथवा उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब ये सवाल या तो सब्जेक्टिव में भी ऐसे 4 क्वेश्चन को मिला के एक सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, अथवा ये ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक बच्चा कह रहे सर आपका आवाज़ पहले से डाउन लग रहा है। हाँ, एक्चुअली कल हम लोग गए थे कुछ सर लोग थे, तो हम लोग कल गए थे गदर 2 देखने, और हम लोग वो दोबारा मूवी देखे सर। तो दोबारा मूवी देखो और जहाँ बात आ जाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो भाई वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है अपने देश की भक्ति को लेकर के। मुझे लगता है कि आपके अंदर भी है वो चीज़। सर मेरा कोई तैयारी नहीं हुआ है, क्या करें? बस पढ़ते चलिए, तैयारी ही कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग सवाल को समझते हैं। पहला सवाल है घनीय छिद्र संकुलन, सीसीपी की बात कर रहा है।
सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यहाँ षटकोणीय की बात कर रहे हैं, एचसीपी में कितना होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है, बीसीसी। अब आप देखिए सीसीपी में कितना होता है, सीसीपी का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, गोलीय कणों की संरचनाओं का जो व्यवस्थित होते हैं वो बिल्कुल एफसीसी की तरह आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह आता है। तो सीसीपी के लिए क्या हो जाता है 12। सीसीपी में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है 12, और यही एचसीपी में भी होता है और एफसीसी में भी वही होता है। अगर बीसीसी में पूछा तो बीसीसी में कितना होता था 8। एक हमारे पास सरल इकाई सेल एससी, पिंड केंद्रित इकाई सेल बीसीसी और फलक केंद्रित एफसीसी होता है। इसका क्या था एससी मतलब 6, एस से 6 याद रखते थे, बी से बैट याद रखें, बैट बी फॉर बी एट बैट, और एफ से फैट। अब यहाँ पर टी का मतलब 12 लगाना है, तो ये आपको याद ही रहेगा। तो ये सवाल वैसे ही सॉल्व अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो एचसीपी हो, चाहे वो बीसीसी हो, कोई भी हो। मैं सीधा सीधा आपको बता दिया कि यहां पर सीसीपी है, तो सीसीपी के लिए कितना होता है 12, एचसीपी के लिए कितना होता है 12, बीसीसी के लिए यह नंबर 8 होता है और सिंपल क्यूबिक में 6 होता है। बीच का एक गोला अन्य जितने गोले के साथ कांटेक्ट में रहता है उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला सवाल आपके पास आता है कि समपरासरी विलयन क्या होता है, यानी कि आइसोटोनिक प्रेशर। अब यहां पर देख आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना ये एक गोला है और इसके आसपास में ऐसे 3, 4, 5 और 6, ये 6 सटे हुए हैं। तो संपर्कीय गोले की संख्या को समन्वय संख्या अथवा उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब ये सवाल या तो सब्जेक्टिव में भी ऐसे 4 क्वेश्चन को मिला के एक सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, अथवा ये ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक बच्चा कह रहे सर आपका आवाज़ पहले से डाउन लग रहा है। हाँ एक्चुअली कल हम लोग संभावना है, तो अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुल मिला के आपके साइड से ही मेहनत होनी बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और अगला सवाल आता है कि शुद्ध जल में जल की मूलरता की गणना करिए। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन गणना करने के लिए सीधे दे देगा अथवा आपसे पूछ लेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन यही रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्या जवाब दीजिएगा। अब समझिए यहां पर जल की मोलरता, मोलरिटी आपसे कह रहा है और आपके पास एक छोटा सा डेटा दिया है कि घनत्व तो उसका 1 है, पर ये छोटा डेटा नहीं है, ये वो डेटा है जो आपको आंसर तक लेके जाने वाला है। हाँ? मतलब एक क्लू अगर मिल गया आपको तो आप पावर में 1 और Q के पावर में 2 एक रिएक्शन मान लीजिए और कह दिया कोटि बताइए, तो 1 और 2 जोड़ दीजिएगा, 2 1 3, 3 हो जाएगा कोटि। तो वैसे अभिक्रिया की जो समीकरण होता है रेट लॉ इक्वेशन, उसमें जो सांद्रता पद होता है ना, जो बड़ा कोष्टक में घेरा हुआ रहता है, जो सांद्रता वाला पद होता है, उसके घात का योगफल कर दीजिएगा, उसके पावर को जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो जो भी कोटि निकल के आएगा वो पूरा रिएक्शन का कोटि होगा। अब इसके लिए कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण दे दीजिए। जितना भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है, वो सभी शून्य कोटि की होती है। कोटि का वैल्यू प्रैक्टिकली निकाला जाता है, प्रायोगिक मान है, आप थ्योरेटिकली आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू शून्य भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकता है। ये भिन्न में भी हो सकता है, 1/2 3/4 5/9 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में ये जानकारी रही। अब अगला सवाल देख लीजिए आप सभी कोई, द्रव विरोधी कोलाइड मतलब कि जो लियोफोबिक कोलाइड जो होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। लियोफोबिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर लिखते हैं हम लियोफोबिक, इसका मतलब क्या हो गया,
इसमें दो वर्ड है, लियो और फॉबिक। लियो का मतलब हो गया लिक्विड और फॉबिक का मतलब हेटिंग, नफरत। लविंग नहीं, लविंग का मतलब प्रेम होता है, वो लियोफिलिक होता है। और यह है द्रव विरोधी, जिसको द्रव से लगाव नहीं हो, जिसको पानी से लगाव नहीं हो, जिसको विलायक से लगाव नहीं हो। वैसे कुछ कोलाइड चाहिए, उसका एग्जाम्पल मांग रहा है। जैसे आप देख लीजिए AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड देख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड देख लीजिए। इसके अलावा आप गोल्ड का सॉल्ट देख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों? द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि लियोफिलिक। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे। कल वाली PDF बच्चे कह रहे हैं नहीं गया है। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ज़रा PDF अभी भेज देता हूँ। अगर कल वाली जो नहीं गई थी, मैं तुरंत अभी भेज रहा हूँ। एक सेकेंड बच्चों। टेलीग्राम पे अभी चला जाएगा। और भी कुछ PDF रह गई है। चला गया, चला गया बच्चों, उस दिन वाला ऑब्जेक्टिव का जो PDF था चला गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, दिख रहा होगा। ये है, ये चला गया PDF, ये साइंस संग्रह है, ये PDF चला गया। ठीक है, कुछ बच्चे शायद PDF को लेके काफ़ी परेशान थे, तो PDF दे दिया हमने। आगे चले। उत्प्रेरक सामान्यतः चूर्ण अवस्था में प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक अब चूंकि पाउडर की अवस्था में रहता है, पाउडर अवस्था में रहता है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके मतलब एक्टिव सरफेस एरिया
आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो आपको पढ़ने की, समझने की गति बढ़ा दिया, आसान कर दिया, वो आपका उत्प्रेरक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जो आपके भैया हैं, उनको आपके पिताजी ने सिर्फ मोटिवेट किया। पिताजी पढ़ा नहीं पाएंगे, पिताजी खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो इस उत्प्रेरक को प्रमोट कर रहे हैं। वर्धक कहलाएंगे, वो प्रोमोटर कहलाएंगे। मॉलिब्डेनम खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। मॉलिब्डेनम खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। उत्प्रेरक के लिए तो Fe रखा गया, आयरन रखा गया, लेकिन मॉलिब्डेनम एक प्रोमोटर का काम करता है। वो आयरन को मोटिवेट करके रखता है कि हाँ भाई, एकदम लगे रहना है, एकदम फोड़ देना है, रिएक्शन को मचा देना है। पिताजी समझा रहे हैं आप बड़े बेटे को, एकदम बैठाओ बहुत अच्छे से, तुम भी पढ़ो, इसको भी पढ़ाओ, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। भाई का मन बुलंद हो गया, पापा खुश, चलो भाई, और आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, मजा आ गया। पिताजी खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो आपके बड़े भाई के लिए प्रोमोटर बन गए। तो वही चीज हो गई बच्चों की, आयरन जो कि उत्प्रेरक है, इसके साथ हम मॉलिब्डेनम मिलाते हैं, जो कि वर्धक का काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। मॉलिब्डेनम स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं है। मॉलिब्डेनम इज नॉट अ कैटलिस्ट, बट वो क्या करता है, आयरन की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है। वो एज ए प्रोमोटर हो जाता है, इंक्रीज करता है। इनहांसर आप कह सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतर होगा प्रोमोटर कहना। समझ आ गया सभी कोई को? ठीक है, ये भी सवाल आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन यानी कि रोस्टिंग और अपचयन यानी कि रिडक्शन का केमिकल इक्वेशन सिर्फ मांग रहा है, समीकरण। भाषा पूछे तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा। भर्जन आप जानते हैं, भर्जन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको सांद्रित अयस्क जो होते हैं उसको खूब कस के गर्म करते हैं। यहां पर जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ZNS। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका सांद्रण कर लेते हैं, उसके बाद सांद्रित अयस्क, सांद्रण का मतलब गैंग निकाल लेते हो, जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है, जितनी भी अशुद्धि रहती है इसके अंदर, वो सब आप बाहर कर देते हो। उसके अलावा अब आप क्या करते हो, ZNS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खूब हीट करते हो, गर्म करते हो, लेकिन ध्यान रहे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ही ताप देना है, गलनांक से कम ताप पर गर्म करना है। गर्म करिएगा तो ये धातु का ऑक्साइड ZNO और प्लस में SO2 बनाएगा। यहां पर ZNO मिल गया, आपने ये जो प्रोसेस किया इसका नाम है बच्चों भर्जन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रोस्टिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप भर्जन कर लेते हैं तो भर्जन करने के बाद आपको क्या मिला, ऑक्साइड मिला। क्या मिला, ऑक्साइड। अब कह रहा है कि ये भर्जन के बाद अपचयन का अभिक्रिया लिखिए। अपचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हो, रिडक्शन। अब सवाल आ गया कि भैया ZNO जो आपको मिला है, अपचयन के लिए तो आप कोक का इस्तेमाल करते हैं, कोक बोले तो कार्बन, इसमें क्या होता है, Zn निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो Zn हमारा धातु। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन का प्रोसेस, अवकरण कह लीजिए या अपचयन कह लीजिए। समझ आया, यस और नो, समझ आया? और जितने भी बच्चे, मतलब जो भी लड़के और लड़कियां आपस में कुछ चैट सेक्शन में आप लोग बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई होने के नाते मैं आपको, ये भी आपको बुरा लगेगा, बड़ा ज्ञान ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, अपनी कैरियर को देखिए, अपने माता पिता की खुशी को देखिए, आप अपने लाइफ को देखिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप जो बदतमीजी आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हो, गंदी बातें लिख रहे हो, गलत बात है ये। इससे हमारे और आपके संस्कार का पता चलता है। तो अपना संस्कार बनाए रखिए। आपके माता पिता काफ़ी सपना देखते हैं, आपके लिए इतने महंगे फ़ोन खरीद के आपको दिए हैं पढ़ने के लिए, बदतमीजी करने के लिए नहीं। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए भी कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें, संस्कारी बनिए। तो एक बार सभी को ही बता दीजिए, बताओ फटाफट से, समझ आ रहा है ना? चलो जी, दिख रहा है?
ठीक है, आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला, अमोनिया की अपेक्षा पीएच3 दुर्बल क्षार है, क्यों? अब देख लीजिए, NH3 है और इधर PH3 है। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिएगा, वर्ग 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पापा आंटी सब बीमार, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वर्ग 15 के ही तत्व हैं। वर्ग 15 के तत्वों के ये हाइड्राइड्स हैं, एक NH3 और एक PH3। अब आप सबसे ऊपर क्या देखते हो? नाइट्रोजन मिलता है, फिर क्या मिलता है? फास्फोरस, फिर आंटी मिलती है, फिर सब, और सब, फिर इसके नीचे क्या आता है? बीमार, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबसे छोटा आकार इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, और बड़ा बड़ा होते चला जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होती है। अब ये छोटे आकार होने के कारण जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, अथवा छोटा आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इस पे घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्षारीय होता है। अब समझ लीजिए, नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार के कारण इस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण हेतु उपलब्ध होता है। अब देखिए, क्षार और अम्ल वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये H+ डोनर, एक्सेप्टर, ये आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देना लेना, ये इन सब से भी चीजें निकलती है। ठीक है बच्चों, ये भी समझ गए। 98% लगभग मात्रा नाइट्रिक एसिड की होती है, और फिर कुछ मात्रा में उसमें ऑक्साइड भी रहते हैं। वो किसके ऑक्साइड रहते हैं? नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड होते हैं, NO2 और N2O3। समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत छोटी छोटी चीजें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आगे आ जाइए। SO2 एक विरंजक क्यों होता है? क्योंकि SO2 जो होता है एक अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक की तरह कार्य करता है, इसलिए यह विरंजक है। आप देख लीजिए, SO2 जल के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4, और नवजात हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? नवजात हाइड्रोजन। भैया, नवजात हाइड्रोजन जो होता है ना, ये बड़ा रिएक्टिव होता है, एकदम पनपनाता हुआ आएगा, और कलरफुल पदार्थ के साथ जैसे ही जुड़ेगा, रंगीन पदार्थ के साथ ये जैसे जुड़ा, उसको कलरलेस बना दिया। यही तो है ब्लीचिंग, कलर चेंज कर दिया, ब्लीच हो गया ना, विरंजक इसी को तो कहते हैं। तो भैया SO2 एक ब्लीचिंग, -2 × 7 होता है बराबर में 0। क्लियर है सर जी? 2x -14 बराबर में 0, 2x बराबर में +14 हो गया, और x बराबर में +7 निकल के आ गया। चीजें क्लियर हो गई। 15 सवाल है। इसके बाद आप देखना चाहें तो एक सवाल है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस कहा जाता है इसको, क्यों? अब आप देख लीजिए, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। हीलियम अपने हिसाब से अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर के रखता है, इनकी कैपेसिटी 2 होती है, 2 रख लिया। अब छोटका बच्चा 1 रोटी खा रहा है, उससे बड़ा वाला 2 रोटी खा रहा है। अब हमारे जैसे आपके जैसे आदमी, हम तो 4 रोटी खाते हैं, वो हमारे उम्र के लोग 7-8 भी रोटी खाते होंगे, कोई 10 रोटी खाता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। हीलियम अपने क्षमता के हिसाब से 2 ऑलरेडी पूरी भर लिया है, रोटी खा लिया है। अब इन लोगों की क्षमता हो, ये 8 रोटी खाते हैं, इनकी थाली में 8-8 रोटी पड़ा रहेगा, 8-8 पूरी पड़ा रहेगा। कहानी ये है कि इनका अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन जब भरपूर हो गया तो ये अस्थायी हो गया। जिनका पेट भर गया वो खाने के लिए बेचैन नहीं है। खाने के लिए बेचैन कौन है? खाना कौन ढूंढता है? जिसको भूख लगी है, खाना अभी तक नहीं मिला हो, जिसकी भूख नहीं मिटी है। अगर ये अस्थायी होते, इसका मतलब इसका बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा नहीं हो। जिसका बाहरी कक्षा नहीं भरा होता है वही व्याकुल रहता है, इसको ढूंढेगा, इसको ढूंढेगा, किसी के साथ अपने रिलेशन बनाएगा भैया स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके अपने कक्षकों को पूरा करेगा, कक्षा को पूर्ण करेगा। ये ऑलरेडी इसका पेट भरा हुआ है। अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये अब क्यों किसी के साथ रिएक्शन करेगा? दूसरी बात कि इतना हाईली स्टेबल है कि इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगा, जिसको आप बंधन वियोजन ऊर्जा कहते हैं। बंधन का मतलब बॉन्ड, टूटना, वियोजन एनर्जी।
तो बंधन वियोजन ऊर्जा का मान काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, क्रियाशीलता उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। इसी वजह से जब इसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, अब मान लीजिए आप 8 पूड़ी खाते हैं, आपकी थाली में 8 पूड़ी मिल गया, अब क्यों बौखलाओगे, क्यों किसी को बोलोगे कि भैया खाना दो खाना दो? जब आपका पेट भर गया तो काम तमाम, इनका पेट भर गया, इनका काम खत्म है। तो यानी आंसर क्या होगा कि इनकी जो बाहरी कक्षा होता है, इनका पेट जो होता है, अष्टक पूर्ण होने के कारण, पूर्ण होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, इसी वजह से अक्रिय होते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हो गया, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर आप सबके साथ मुलाकात होगी, बहुत जल्द मिलते हैं, और अगले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। अब जो भी सेशन जाएगा बहुत धमाकेदार, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।